Hello guys, welcome back to our channel Part 2 Mafia Endless Love. Chapter 11 Mafia S Endless Love। क्या रूही विवान को मारना चाहती है? सुबह का समय। रूही की आंख खुलती है जब वह आसपास दिखती है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। ये देखकर वह हैरानी से बाथरूम की तरफ देखती है, सोचती है शायद विराज बाथरूम गया हो, मगर जब वह अंदर चेक करती है वहाँ पर भी कोई नहीं था। थोड़ी देर में वह तैयार होकर अपने रूम से बाहर आती है और वह विवान के रूम के तरफ चली जाती है, मगर जैसी अंदर जाती है उसे सामने का नज़ारा देखकर वह हैरान हो जाती है, क्योंकि विवान लेटा हुआ था, ना रो रहा था ना कुछ कह रहा था, बस उसकी पूरी बॉडी नीली और लाल पड़ गई थी, जिसे देखकर रूही घबरा गई थी। रूही उसके पास जाती है, उसे छूती है, तब उसे पता चलता है विवान को बुखार होता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वह विवान के सांसें चेक करती है तब उसे पता चलता है कि विवान की सांस बहुत धीमी चल रही थी। ये देखकर रूही पैनिक करने लगती है। ये पहली बार था कि कोई बच्चा वह ऐसे देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह तुरंत विवान को गोदी में उठाकर नीचे आती है, जहां पर एक उसे मेड दिखती है। उससे पूछती है विराज विराज सर कहाँ है? तो उसकी बात सुनकर वह मेड जिम के तरफ इशारा कर देती है। ये वही मेड है, मारिया आंटी ही थी। वही रूही तुरंत जिम के तरफ चली जाती है, मगर उसके जाने के बाद मारिया आंटी के चेहरे पर एक डेविल स्mirk थी, जैसे कि उन्होंने कुछ किया था। वही विराज और सक्षम दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे। उन लोगों का ध्यान एक्सरसाइज करने में था। वही रूही को ऐसे भागते आता देख सक्षम और विराज उसे पूछते हैं, क्या हुआ है रूही? तो रूही बोलती है, वह विवान की तरफ इशारा करती है तो विराज की नज़र विवान पर जाती है। उसकी हालत देख उसकी आंखों से आंसू आ जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि विवान को कोई जहर दिया गया है। वह तुरंत रूही के हाथ से विवान को छीन लेता है और तुरंत बाहर की ओर भागता है। वही सक्षम भी विवान की हालत समझ गया था, उसको ऐसे भागते थे वह रूही का हाथ पकड़ के बाहर की तरफ लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद अस्पताल में विवान का डॉक्टर चेक कर रहे थे। विवान की हालत बहुत नाजुक थी, अगर उसे सही समय इलाज नहीं किया जाता तो वह मर भी सकता है। ये सुनकर रूही बड़ी परेशान हो गई थी। वह विराज की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, मगर उसकी आंखों में गुस्सा भी था। वह विराज की तरफ देखकर कहती है, आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है। उसकी बात सुनकर विराज उसकी तरफ देखने लगता है, जैसे कि वो रूही से पूछ रहा हो कि तुम्हारी क्या गलती है। वही उसकी बात, मगर रूही अपने आप को कोसने लगते हैं, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। वह खुद को मरने लगती है। उसकी ऐसी हरकत देखकर विराज उसे गले लगाकर शांत करने लगता है। डॉक्टर बाहर आ चुके थे। वह तुरंत वीके के पास जाकर कहते हैं, मिस्टर वीके, आपको जल्द से जल्द एटीट्यूड का इंतजाम करना होगा, नहीं तो विवान को बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। उसकी बात सुनकर विराज अपना सर हाँ में हिला देता है और वह डॉक्टर से जहर के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर कहते हैं, ये जहर इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है। ये जहर ड्रग्स में मिलाया जाता है, बहुत कम मात्रा में मिल जाता है, मगर किसी ने आपके बेटे की खाने में मिलाकर दिया है, शायद दूध में। उसके बात सुनकर सक्षम रूही की तरफ देखने लगता है। वही डेनी भी आ चुका था, वह भी यह बात सुनकर रूही की तरफ ही देख रहा था। वही रूही अभी भी रो रही थी। तो डॉक्टर कहते हैं, ये जहर काफ़ी दिनों से आपके बेटे के बॉडी में जा रही है, शायद 1 महीने पहले से। उसकी ये बात सुन सक्षम और डेनी अपना ध्यान रूही पे से हटा देते हैं। वही विराज ये बात जान के और भी ज़्यादा गुस्से से अपने मुठिया बंद कर देता है। वह डेनी के तरफ देखते हुए कहता है, तुम जल्द से जल्द एटीट्यूड का इंतजाम करो। और सक्षम की तरफ देखते हैं, तुम पता करो कि कौन है मेरे घर में जो मेरे ही बेटे को मारना चाहता है, मुझे वह सुनना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर सक्षम सर हिला देता है। वही विराज वही डॉक्टर तुरंत विवान के पास चला जाता है और वही विराज रूही के पास जाकर उसके पास बैठ जाता है तो रूही उसके गले लग जाती है। वही मेरा आज अपने माँ ने सोच रहा था, मैं चांद था, तुम कभी यह नहीं कर सकती, तुम मेरे विवान और मुझे कभी हर्ट नहीं करोगी, यह मैं अच्छे से जानता हूँ। रूही यस बॉस ये सब बात अपने मन में सोच रहा था और वो अपने मन में बोलता है, बेबी गर्ल बहुत जल्द तुम मेरी बनने वाली हो, तुम जल्द ही रूही विराज कपूर बनने वाली हो। वह अपने मन में ये कहकर रूही को और भी ज़्यादा कसके गले लगा लेता है। वहीं आसपास ज़्यादा लोग उन दोनों को हस्बैंड वाइफ समझ रहे थे। थोड़ी देर बाद डैनी आता है, जिसके हाथ में एक छोटी सी बोतल थी। वही डॉक्टर को खबर कर दी गई थी कि एंटीडोट मिल चुका है, इसलिए वो बाहर आकर को एंटीडोट डैनी से लेकर चला जाता है। सुबह से रात हो चुकी थी, विवान की हालत अभी में कोई सुधार नहीं हुआ था, उसको एंटीडोट दे दिया गया था।
तब भी वह खतरे से बाहर नहीं था। डॉक्टर ने बोला था कि सुबह तक विवान को होश आ जाएगा, तभी वह कुछ कह सकते हैं। इसीलिए सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। मैं रूही भी मन ही विवान के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह ये सब में कब सो गई पता ही नहीं चला। वह विराज के सीने पर अपना सर रखकर सोई हुई थी। विराज ने उसे और भी ज़्यादा टाइटली पड़ा हुआ था। वही डैनी उन दोनों को देख अपने मन में कहता है, क्या सच में विराज रूही को अपना बनाना चाहता है? क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विराज फिर से अपनी लाइफ को आगे जीना चाहता है। उसने आज तक कभी भी किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा, चाहे वह कॉलेज में ही क्यों ना हो। वह तो माया ने उसे ड्रग्स दिया था, इस कारण उसने माया के साथ रिलेशन बनाया था। नहीं तो विराज किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लेता था, मगर रूही अलग थी। विराज उसे अपना बनाना चाहता था। ये जान के डैनी बहुत कुछ था, क्योंकि आखिर में उसका दोस्त अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा था। चैप्टर 12 माफिया एस एंडलेस लव। सुबह का समय, जहां रूही विराज के साथ था, वहीं मेंशन के अंदर मारिया किसी से बात कर रही थी। उधर बोलते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका दिया हुआ काम कर दिया है। आप जल्द से जल्द मुझे पैसे भिजवा दीजिए ताकि यहाँ से निकाल सकूं, नहीं तो किसी को पता चल गया तो मेरी जान भी जा सकती। आज समझ रही है ना मेरी बात को? उसकी बात सुनकर उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है, तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्दी तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। इतना कहकर वह फ़ोन कट कर देती है। मगर मारिया आंटी के पीछे कोई उन्हें आवाज़ देते हैं, जिसे सुनकर वह उसे तरफ देखते हैं। सामने सक्षम खड़ा था, जिसे देखकर मारिया पूछता है, क्या हुआ सर, आपको क्या चाहिए? छोटे बाबा कैसे हैं? तो उसकी बात सुनकर सक्षम कहता है, वह ठीक है, मुझे आपसे कुछ चाहिए था। सक्षम के बात सुनकर मारिया आंटी कहती है, क्या चाहिए आपको? बताइए, मैं लेकर आता हूँ। उसकी यह बात सुनकर आंटी आगे बढ़कर जाने वाले थे, तब तक सक्षम उनका हाथ पकड़ लेता है और उनसे कहता है, मुझे आपकी जान चाहिए। इस टाइम वह इनोसेंट सक्षम नहीं बल्कि एक डेंजरस इंसान दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थी और रात भर ना सोने के कारण उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे और वह इस टाइम बहुत डरावना दिख रहा था। उसको इस तरह अपना हाथ पकड़ता देख मारिया हारने से पूछता है, सर आप क्या कह रहे हैं? वह अपना हाथ छुड़ाने हुए बोलती है, सर आप क्या कह रहे हैं? आप मेरी जान क्यों मांग रहे हैं? वह इतना कहकर सक्षम से हाथ छुड़ाने लगती है, मगर सक्षम अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है, जो कि मेरी आंटी को पकड़ लेती है और उसे लेकर बेसमेंट में चली जाती है। वही सक्षम किसी को कॉल करके कहते हैं, डैनी मुझे कल्पित मिल चुका है, वह बेसमेंट में मैं लेकर है। विवान कैसा है? उसकी बात सुनकर डैनी कहता है, फिक्र मत करो, एंटीडोट दे दिया गया है। अभी डॉक्टर कुछ नहीं बोले हैं, मगर मेरे हिसाब से विवान ठीक हो जाएगा। तुम तो जानते हो हमारा विवान इतना कमज़ोर नहीं कि एक जहर से ही मर जाए। उसकी यह बात सुनकर सक्षम भी मुस्कुरा देता है और वह लोग भी फ़ोन कट कर देते हैं और सक्षम हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अस्पताल में विराज अभी तक जाग रहा था, वह इंतजार कर रहा रूही के जगने का। तब तक डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, सर फिक्र में चीज़ एकदम ठीक है, आप जाकर मिल सकते हो उसे। रूही जो उठ चुकी थी मगर शांति से वैसे ही लेटी हुई थी, वह तुरंत उठ जाती है और तुरंत अंदर चली जाती है। उसको ऐसा जाता देख कोई उसे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि सबकी के नज़रों में कोई विराज की बीवी ही थी। रूही जब वोट के अंदर जाती है तो भगवान को देखकर उसकी आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि विवान पूरी तरह मशीनों से घिरा हुआ था और उसने ऑक्सीजन मास्क पहन रखा था। शायद वह दवाइयां के कारण इसका चेहरा पीला लग रहा था। वह बहुत कमज़ोर दिख रहा था। हमेशा खुश खेलता हुआ विवान आज बहुत ही ज़्यादा अजीब दिख रहा था। रूही को विवान को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। रूही की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जो कि पीछे से आता हुआ विराज अच्छे से महसूस कर पाए। उसे भी विवान की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। यह पहली बार नहीं था विवान को उसने ऐसी हालत देखी हो, एक बार पहले भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका था, मगर उसकी वजह विवान की मां खुद थी। विराज रूही का हाथ पकड़ के उससे लेकर विवान के पास जाता है। रूही देखती है विवान को धीरे धीरे होश आ रहा था, मगर कमजोरी के कारण शायद वह आंखें नहीं खुल रहा था। यह महसूस कर रूही अपनी उंगली ही भगवान के हाथ में रख देती है, जिससे विवाह उसकी उंगलियों को कस के पकड़ लेता है। मुझे देखकर विराज मुस्कुरा देता है, वह रूही को बैक हग कर लेता है। पता नहीं क्यों रूही को हमेशा विराज के टच से कंफर्टेबल फील करती थी, उसे कभी भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। उसकी नज़र में विराज एक अच्छा इंसान था, अच्छा पिता था। रूही को यह नहीं पता था अभी कि वह भी विराज के लिए कुछ फील करने लग गई है।
वह तीनों ही एक अच्छी फैमिली लग रहे थे, क्यूट सी फैमिली, एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे। जो कि बाहर डैनी खड़ा देख रहा था, वह अपने मन में बोलता है आखिर में मेरे दोस्त को भी एक हैप्पी फैमिली मिलने वाली है। ये देख डैनी भी खुश था, साथ में सक्षम भी। वह दोनों ही उन तीनों को बाहर से खड़े देख रहे थे। थोड़ी देर बाद विराज विवान के रूम से बाहर आ जाता है क्योंकि सक्षम ने उसे इशारा दिया था, जिसे समझकर विराज बाहर आता है और आज के बाहर आदि सक्षम कहता है पता चल गया है कौन है वह जो उसने विवान को मारने की कोशिश की है। उसकी बात सुनकर फिर आज कहता है कौन है, नाम बोलो। खतरनाक इंसान दिख रहा था, इस टाइम रात भर ना सोने कारण काफ़ी डेंजरस दिख रहा था। उसकी बात सुनकर सक्षम कहता है मारिया आंटी। उसके कहते हैं मारिया आंटी वह ऐसा क्यों कर रही है? डैनी को भरोसा नहीं हो रहा था, मारिया आंटी कुछ ऐसा भी कर सकती है। तो विराज कहता है वह बदला ले रही है। उसकी बात सुनकर रानी हारने से कहता है मेरी आंटी हमसे क्यों बदला लेना चाहती है? तो उसकी बात पर विराज कहता है क्योंकि हमने उनके बेटे को मारा है, याद है? उनके बेटे नहीं हम पर हमला करने की कोशिश की थी किसी के कहने पर, और वह इसी बात का बदला ले रही है। उनको शायद लगता है कि हमने उनके बेटे को मारा, इसलिए वह मेरे बेटे को मारना चाहती है। विराज कहता है वह कहाँ पर है इस टाइम? उसकी बात सुनकर सक्षम कहता है वो इस बेसमेंट में, फिक्र मत करो, तुम जब तक नहीं आओगे तब तक हम लोग उसमें नहीं मारेंगे। तो उसकी बात सुनकर विराज कहता है उन्हें वही जहर दे दो, मैं उन्हें नहीं मारना चाहता, उनको वह जहर दे दो कम मात्रा में और छोड़ दो उन्हें। तो उसकी बात सुनकर सक्षम एक डेविल स्माइल करता है क्योंकि उसे समझ में आ गया उसे क्या करना था। चैप्टर 13 माफिया एस एंडलेस लव। क्या विवान बन रहा है विराज के प्यार का दुश्मन? हॉस्पिटल अस्पताल के अंदर शाम के समय रूही विवान को देख रही जो कि सो रहा था। तभी वहां सक्षम वार्ड के अंदर आता है। वो विवान को सोता देख वो रूही से कहता है देखो ये जनाब हमको यहाँ परेशान करके आपने आराम से सो रहे हैं। उसकी बात सुन के रूही उसकी तरफ देखती है और उसकी बात पर बोलती है खबरदार अगर मेरी बेबी कुछ भी बोला अपने तो वो सो रहा है, उसको नज़र मत लगाए। वही उसकी बात सुन के सक्षम उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहता है रूही तुम मेडिकल स्टूडेंट होने के बाद भी ऐसी बात कर रही हो? तो उसकी बात सुन के रूही कहती है इसमें बुराई ही क्या है? तो सक्षम उसकी बात पे कुछ नहीं कहता है क्योंकि अगर वो रूही बहस करेगा तो उसे जीत नहीं पाएगा। वह रूही से कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वीके अपने और रूही के लिए खाना लेकर आता है। वह इम्पोर्टेंट काम के लिए गया था, उसकी ज़रूरी मीटिंग थी इसलिए जाना, पर अब से नहीं तो वह नहीं चाहता ये बात वो रूही से कहकर गया था। रूही के होने के कारण वीके को कोई फिक्र नहीं थी इसलिए वह रूही पर विवान की जिम्मेदारी देकर गया था। जब वह वापस आता है तो देखा है कि रूही विवाह के बेड के पास कुर्सी बैठी सोई हुई थी। सी के देखा है कि रूही का चेहरा मुरझा गया था। कुछ समय में विवान के साथ रहते रहते रूही अपना ख्याल नहीं रख रही थी और ये दूसरा दिन था कि रूही फ्रेश भी नहीं हुई थी, इसलिए वह किसी को कॉल करके रूही के लिए कुछ कपड़े मांगता है। वह पहले ही फ्रेश हो चुका था और रूही को जगाता है। रूही सामने बीके को देखकर कहती है आप आगे? तो पीछे कहता है हाँ मैं आ गया हूँ, तुम्हारे लिए कपड़े में फ्रेश हो जाओ। उसकी बात सुनकर रूही अपना सर हाँ मिला देती है क्योंकि उसे भी कल से एक कपड़े पहने बहुत ज़्यादा अजीब लग था। रूही थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आती है, तब तक वीके ने अपने और रूही के खाने के लिए ब्रेकफास्ट निकाल कर टेबल पर रखा था। उसने अपना कोट को उतार दिया था, वह इस वाइट शर्ट और ब्लैक पेंट में था। वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसके शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे जिसे विराज की मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी, जिसे देख भी के चेहरा लाल पड़ जाता है। और नीचे ब्लैक जीन्स पहना हुआ था, वह एकदम बनी लग रही थी। एक वाइट रैबिट। उसका चेहरा नहाने की वजह से या तो ब्लड करने के कारण उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। उसे देख विराज बस उसे देखते ही रह गया, जिससे रूही को और भी शर्म आ रही थी। मगर उन दोनों का ध्यान एक दूसरे से तब हटा है जब उन्हें किसी की रोने की आवाज़ आती है। विवान रो रहा था, उसके हाथ में जो इंजेक्शन लगी थी जिससे उसे पानी चढ़ाया जा रहा था, उसके हाथ दर्द कर रहे थे इसलिए वह रो रहा था। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर रूही तुरंत विवान के पास चली जाती है, साथ में विराज भी उसे तरफ जाता है। अपने बेटे को रोता देख प्यार से गोदी में ले लेता है, मगर वह तब भी शांत नहीं होता। ये देखकर विराज हैरानी से रूबी को देखने लगता है तो रूही आगे बढ़ के विवान को अपने गोद में देती है, तब जाकर विवाद चुप हो जाता है।
वही तब तक क्षेत्र भी रूम में आ चुका था, विवान की तरफ ये सब नज़र देख चुका था। वह धीरे से विराज के कान में कहता है, पीछे से बहुत जल्द तुम्हारा बेटा तुम्हारा प्यार का दुश्मन बनेगा। उसकी यह बात सुनकर विराज हैरानी से पीछे देखते हैं, फिर सक्षम की तरफ देखकर बोलता है, क्या बकवास कर रहा है, मेरा बेटा मेरे प्यार का दुश्मन क्यों बनेगा। उसकी यह बात सुनकर सक्षम एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, देख लेना मेरी बात हमेशा सच हो जाती है। मैंने पहले भी कहा था तू रूही के प्यार में किसी का गिर गया, अब देख तेरा बेटा तेरे प्यार का दुश्मन बनेगा। ये भी सच होने वाला है जिसे कह रहा हूँ कि मेरा बेटा मेरा प्यार का दुश्मन बन जाए। उसकी तरफ शक भरी नजरें अपने पर देखकर सक्षम विराज दूर होते हुए कहते हैं और खिसियानी हंसी हंसते हुए कहता है, अरे अरे मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। सक्षम की बात विराज कहता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो अगर ऐसा हुआ ना तो तेरी हड्डियां पहले टूटेगी। विराज सक्षम को एक वार्निंग बना वाला लुक देता है, जिसे देखकर सक्षम वह रफू चक्कर हो जाता है। वही सक्षम के जाने के बाद विराज रूही की तरफ देखा है, जो कि विवान के साथ मस्ती कर रही थी और विवान भी उसके साथ खुश था। ये देखकर विराज भी उन लोगों के पास आ जाता है। बाय बाय। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हॉस्पिटल अस्पताल के अंदर शाम के समय रूही विवान को देख रही जो कि सो रहा था। तभी वहां सक्षम वार्ड के अंदर आता है। वो विवान को सोता देख वो रूही से कहता है, देखो ये जनाब हमको यहाँ परेशान करके आपने आराम से सो रहे हैं। उसकी बात सुन के रूही उसकी तरफ देखती है और उसकी बात पर बोलती है, खबरदार अगर मेरी बेबी कुछ भी बोला अपने तो वो सो रहा है, उसको नज़र मत लगाए। वही उसकी बात सुन के सक्षम उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहता है, रूही तुम मेडिकल स्टूडेंट होने के बाद भी ऐसी बात कर रही हो। तो उसकी बात सुन के रूही कहती है, इसमें बुराई ही क्या है। तो सक्षम उसकी बात पे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि अगर वो रूही बहस करेगा तो उसे जीत नहीं पाएगा। वह रूही से कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वीके अपने और रूही के लिए खाना लेकर आता है। वह इम्पोर्टेंट काम के लिए गया था, उसकी ज़रूरी मीटिंग थी इसलिए जाना, पर अब से नहीं तो वह नहीं चाहता। ये बात वो रूही से कहकर गया था। रूही के होने के कारण वीके को कोई फिक्र नहीं थी, इसलिए वह रूही पर विवान की जिम्मेदारी देकर गया था। जब वह वापस आता है तो देखा है कि रूही विवाह के बेड के पास कुर्सी बैठी सोई हुई थी। सी के देखा है कि रूही का चेहरा मुरझा गया था। कुछ समय में विवान के साथ रहते रहते रूही अपना ख्याल नहीं रख रही थी और ये दूसरा दिन था कि रूही फ्रेश भी नहीं हुई थी, इसलिए वह किसी को कॉल करके रूही के लिए कुछ कपड़े मांगता है। वह पहले ही फ्रेश हो चुका था और रूही को जगाता है। रूही सामने बीके को देखकर कहती है, आप आगे तो पीछे कहता है, हाँ मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए कपड़े में फ्रेश हो जाओ। उसकी बात सुनकर रूही अपना सर हाँ मिला देती है, क्योंकि उसे भी कल से एक कपड़े पहने बहुत ज़्यादा अजीब लग था। रूही थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आती है, तब तक वीके ने अपने और रूही के खाने के लिए ब्रेकफास्ट निकाल कर टेबल पर रखा था। उसने अपना कोट को उतार दिया था, वह इस वाइट शर्ट और ब्लैक पेंट में था। वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे, जिसे विराज की मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी, जिसे देख भी के चेहरा लाल पड़ जाता है। और नीचे ब्लैक जीन्स पहना हुआ था, वह एकदम बनी लग रही थी। एक वाइट रैबिट उसका चेहरा नहाने की वजह से या तो ब्लड करने के कारण उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। उसे देख विराज बस उसे देखते ही रह गया, जिससे रूही को और भी शर्म आ रही थी। मगर उन दोनों का ध्यान एक दूसरे से तब हटा है जब उन्हें किसी की रोने की आवाज़ आती है। विवान रो रहा था, उसके हाथ में जो इंजेक्शन लगी थी जिससे उसे पानी चढ़ाया जा रहा था, उसके हाथ दर्द कर रहे थे, इसलिए वह रो रहा था। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर रूही तुरंत विवान के पास चली जाती है, साथ में विराज भी उसे तरफ जाता है। अपने बेटे को रोता देख प्यार से गोदी में ले लेता है, मगर वह तब भी शांत नहीं होता। ये देखकर विराज हैरानी से रूबी को देखने लगता है, तो रूही आगे बढ़ के विवान को अपने गोद में देती है, तब जाकर विवाद चुप हो जाता है। वही तब तक क्षेत्र भी रूम में आ चुका था, विवान की तरफ ये सब नज़र देख चुका था। वह धीरे से विराज के कान में कहता है, पीछे से बहुत जल्द तुम्हारा बेटा तुम्हारा प्यार का दुश्मन बनेगा। उसकी यह बात सुनकर विराज हैरानी से पीछे देखते हैं, फिर सक्षम की तरफ देखकर बोलता है, क्या बकवास कर रहा है, मेरा बेटा मेरे प्यार का दुश्मन क्यों बनेगा। उसकी यह बात सुनकर सक्षम एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, देख लेना मेरी बात हमेशा सच हो जाती है। मैंने पहले भी कहा था तू रूही के प्यार में किसी का गिर गया, अब देख तेरा बेटा तेरे प्यार का दुश्मन बनेगा। ये भी सच होने वाला है जिसे कह रहा हूँ कि मेरा बेटा मेरा प्यार का दुश्मन बन जाए। उसकी तरफ शक भरी नजरें अपने पर देखकर सक्षम विराज दूर होते हुए कहते हैं और खिसियानी हंसी हंसते हुए कहता है, अरे अरे मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है।
सक्षम की बात विराज कहता है ऐसा होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो अगर ऐसा हुआ ना तो तेरी हड्डियां पहले टूटेगी। विराज सक्षम को एक वार्निंग बना वाला लुक देता है, जिसे देखकर सक्षम वह रफू चक्कर हो जाता है। वही सक्षम के जाने के बाद विराज रूही की तरफ देखा है जो कि विवान के साथ मस्ती कर रही थी और विवान भी उसके साथ खुश था। ये देखकर विराज भी उन लोगों के पास आ जाता है। चैप्टर 14 माफिया एस एंडलेस लव। नैना की एंट्री। विवान के कंडीशन धीरे धीरे ठीक हो रही थी। इसे तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बाद रूही के रूम। रूही जागती है तो देखती उसके बाजू में विवान सो रहा था। उसे देखकर प्यार से खिलाया उसको, उसके माथे पर किस करके वह बाथरूम में चल जाती है। एक्चुअली बात ऐसी थी कि विराज ने यह फैसला किया था आज विवान रूही के रूम में ही रहेगा और ये बात से रूही बहुत खुश भी थी विवान साथ रहने में। वह विवान के माथे पर किस करके उसके आसपास तकिया लगाकर बाथरूम की तरफ चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तभी कुछ देर बाद विराज रूही के रूम के अंदर आता है। वह देखता है कि उसका छोटा शैतान बेटा अभी जाग रहा था और खेल रहा था। उसकी तरफ देखकर बोलता है तुम्हारी रूही कहाँ गई। तो उसकी बात सुनकर विवान उसकी बात समझकर अपना हाथ बाथरूम की तरफ कर दिखाने लगता है, जिससे विराज समझ जाता है कि रूही बाथरूम में गई है। वह विवान के पास आकर उसे गोद में लेता है, उसे माथे पर किस करता है, उसके माथे को प्यार से सहलाने लगता है और उसको खिलाने लगता है। तभी रूही बाहर आती है, जिसे देखकर विराज उसे देखते ही रह जाता है, मगर विवान उसे देखकर रोना चालू कर देता है जैसे कि विराज उसके ऊपर कितना जुल्म कर रहा हो। उसके रोने की आवाज़ सुनकर रूही का ध्यान विवान पर जाता है और वह ये देखकर विवान रो रहा है इसलिए वह विराज को इग्नोर करके सीधा विवान को गोद में ले लेती है और प्यार से उसको खिलाते हुए चुप कराते हुए कहती है मेरा बेबी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वैसे करके उसके गालों पर बार बार किस कर रही थी। वही विराज ये सब देखकर अपने बेटे से जलन हो रही थी। वह अपने मन में बोलता है ये तो बहुत नौटंकी बाज है, इसके होते हुए मैं अपनी बेबी गर्ल से किस नहीं ले पाएगा। इतना कहकर वहां से चला जाता है। वही रूही अभी भी विवान के ऊपर ध्यान दे रही थी। वही विराज अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। सुबह 12 बजे के करीब रूही का फ़ोन बजता है जो वह विवान को सुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर विवाद सो ही नहीं रहता इसलिए भी उसे सुन रही थी। मगर जब फ़ोन की आवाज़ वह सुनती है तो वह फ़ोन उठाती है। उसे देखते हैं कि रोमा का फ़ोन आ रहा था। वह कॉल कर उठाकर उसको स्पीकर पर कर देती है और बात करने लगती है तो उधर से रोमा की एक साइड बड़ी आवाज़ आती है, रूही हमारी नानू वापस आ गई है। उसकी यह बात सुनकर रूही भी एक्साइटेड होकर बोलती है क्या सच में नैना वापस आ गई है। तो रोमा रहती है हाँ जल्दी चलो एयरपोर्ट पर चलते है तो उसके पास सबके रुक मैं भी आता हूँ। तो रोमा रहती है मैं तेरा इंतज़ार करूँगी एयरपोर्ट पर। इतना कहकर रोमा फ़ोन कट कर देती है। वही फ़ोन कट होने के बाद विवान को देखते हैं, फिर उसके बाद विराज को एक मैसेज टाइप करके सेंड कर देती है जिसमें लिखा हुआ था वह विवान को लेकर बाहर जा रही है। वह जल्दी से रेडी होती है। उसने एक वाइट कलर का टॉप और नीचे ब्लैक जीन्स पहनी थी और उसके ऊपर ब्लैक जैकेट जो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसके ऊपर वही रूही ने विवान को एक वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स और उसके ऊपर ब्लैक जैकेट पहनाई थी, जिसमें वह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। रूही ने उसके लिए एक कैप भी लिया था ताकि विवान को धूप न लगे, इसलिए वह जल्दी से तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट पर एक लड़की है हाई हील्स पहने तक की आवाज़ की है एयरपोर्ट के अंदर से बाहर आ रही थी। वह इस टाइम फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन के दूसरे तरफ से एक आदमी की आवाज़ आती है जो बोल रहा था नाना मैं आपको इतना में करना ही होगा, इस बार का प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इसको आप करेंगे तो आपका करियर सेट हो जाएगा। तो उसकी बात सुनकर नैना बोलती है मगर इस प्रोजेक्ट में मुझे पैसे बहुत कम लग रहा है, तुम कुछ और ट्राई करो, इतने में नहीं हो पाएगा। तुम जानते हो ना नैन मित्तल कोई आम इंसान नहीं है, नैना मित्तल एक ब्रांड है जिसको पाने की कोशिश हर कोई करता है। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है ओके मैं जैसा आप कहे उतना करके वह फ़ोन कट कर देता है। तभी नैना की नज़र सामने खड़ी 2 लड़कियों पर जाती है। वह देखी है कि रोमा और रूही साथ में खड़ी है। उनको देखकर नैना एक्साइटेड होकर उनके पास जाती है और वह रोमा के गले लगाते हुए बोलती है बहना तुझे मैं बहुत याद किया। वह ओवर एक्टिंग करते हुए बोलती है जैसे देखकर रूही और साथ में विवान भी हंसने लगते हैं। वही नैना की नज़र जैसे ही विवान में पड़ती है वह सीधा उसकी गालों को खींचते को कहती है यही विवान है ना, कितना क्यूट है मेरे तो मन इसे खान का करता है, इसको पूरा खा जाऊं।
वही उसकी बात सुनकर भी उससे दूर करते हुए बोलती है, दूर जैसे इसमें बुरी नज़र डालने पर मत नहीं कभी कि तेरा क्या हाल करेगा तुझे मैं मालूम है। वह ऐसा बहुत धीरे से कहते हैं। वैसे ही सच में विकास काफ़ी हैंडसम है, तेरी चूड़ी इसके साथ काफ़ी अच्छी लगी थी, उसकी खींची करते हुए कहती है, जिससे रोहित शर्मा जाती है और वह बोलती है, अब यही रहना है क्या, चलो चलते हैं, कैसे खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है, तेरे चक्कर में मैंने कुछ खाया भी नहीं। तो उसकी बात सुनकर नैना बोलते हैं, मैं खुद भूख, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा करेंगे। मगर उससे पहले ही विवान नैना को देखकर ना करने लगता है, जिसे देखकर नैना बोलती है, ये तो मेरा नाम ना रख दिया। तो उसकी बात सुनकर रोमा कहती है, उसकी आदत है दूसरों का नाम बड़े अजीब तरीके से रखता है, मेरा भी नाम रो रखा हुआ है। उसकी बात सुनकर नैना और रोहित दोनों हंसने लगते हैं। नैना रहती है, वैसे रूही तेरा नाम भी मैंने क्या रखा। तो विवान अपने आप ही बोलता है, माँ मामा माँ एम डॉट अम। उसके बाद सुनकर तीनों उसकी क्यूटनेस पर फिदा हो जाती है, मगर फिर थोड़ी देर बाद अपने होश में जाकर बोलो कैसे तेरिया की तरफ चल जाते हैं, जहां पर वह कुछ खा सके, क्योंकि उन तीनों को ही काफ़ी भूख लगी थी। कैफेटेरिया के अंदर नैना रोमा दीना बैठे अपना लंच एंजॉय कर रहे थे, तभी रूही का फ़ोन बजता है। जब वह देखी है तो उसकी आंट शीतल का फ़ोन आ रहा था, तुम्हारे ग्रैंड मदर आई है, तुमसे मिलना चाहती है। उनकी बात सुनकर रूही का चेहरा पीला पड़ जाता है। तो उसकी बात सुनकर रूही रहती है, ओके मैं आती हूँ। नैना की एंट्री क्या रंग लाने वाली है। स्टोरी में आखिर में रूही अपनी दादी से मिलने की बात सुनकर क्यों उदास हो गई। चैप्टर 15 माफियाज एंडलेस लव। रूही की नानी है एक ग्रीडी पर्सन। रूही को जब अपनी आंटी शीतल का फ़ोन आता है तब वह ये बात सुनकर हैरान थी कि उसकी दादी माँ उससे मिलना चाहती है, क्योंकि उसकी नानी माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उनके यहाँ आना साफ मतलब था वह सब कुछ ना कुछ चाहती है, तभी वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह उसकी मॉम की फैमिली थी, वह उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मगर तब भी अपनी मॉम के लिए उन लोगों झेलती थी। वह अपनी आंटी शीतल से कहती है, मेरा वेट कीजिए मैं आ रही हूँ। उसके पास शीतल जी थोड़ी परेशान जाती है। वही रूही का चेहरा उदास देखकर रोमा और नैना दोनों उसको देखने लगती है। वह बोलती है, क्या हुआ है, रोहित को परेशान क्यों लग रही है। उसकी यह बात सुनकर अपने होश में वापस आती है। वह देखते हैं फ़ोन, दोनों को एक नज़र देखकर विवान को देखते हैं जो कि सो चुका था। उसकी गोद में उसे ठीक से पकड़कर रोमा और नैना से कहती है, मुझे घर जाना होगा, शीतल मैं का फ़ोन आया है, उन्होंने कहा है कि नानी माँ आई हुई है और वह मुझसे मिलना चाहती है। रूही के मुंह से यह बात सुनकर नैना और रोमा दोनों ही परेशान हो जाती है, क्योंकि वह लोग भी बचपन से जानते थे कि रूही की नानी कैसी थी। उनकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा ग्रीडी इंसान थे, अपने फ़ायदे के लिए ही काम करते थे वह लोग की मॉम, इसी कारण उनकी किसी से नहीं बनती थी और यही कारण भी था कि रूही की मॉम अपनी फैमिली को छोड़ता यहाँ पर पढ़ने आए और उनसे बिना पूछे शादी कर लिया। ये बात जब रूही की नानी को पता चली थी तब से वह रूही से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और उन्हें अपने घर आने से मना कर दिया। और इस बात से रूही की मॉम को थोड़ी तकलीफ तो हुई थी, मगर यह बात की संतुष्टि थी, क्या उनके फैमिली वाले उनको परेशान नहीं करेंगे। ये सारी बात शीतल आंटी ने ही उन तीनों को बताई थी। रूही की नानी अपने फ़ायदे का काम करने में वह एक्सपर्ट थी, रूही की मॉम उनकी असली बेटी नहीं थी, इसी कारण उनको ज़्यादा नफरत हुई कि रूही की मॉम से ही थी। तीनों इस पास से परेशान हो जो किसी की अब उसकी नानी माँ आपकी कौन सा बवाल करने वाली है, अभी हुई रहती है, चलो चलना चाहिए हमें। तो उसकी बात सुनकर रूम रहती है और विवान का क्या होगा। तो रूही रहती है, इसको लेकर चलती है, ऐसा करूँगी वहाँ पर उसे रूम में सुला दूंगी और शाम तक मैं वी के मेंशन चली जाऊँगी। उसकी यह बात सुनकर दोनों अपना सर हिला देती है। वह तीनों ही नैना की कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद रूही के आंटी का अपार्टमेंट। रूही अंदर जाती है, उसके पीछे नैना और रोमा भी थे। वह सामने देखते हैं एक 45 साल की औरत जिसने अपने आप को काफ़ी मेंटेन कर रखा था। वह दिखने में 40 के आसपास होगी ऐसी दिख रही थी। उनके चेहरे पर थोड़ी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, मगर उनके चेहरे में एक चलाकर दोगलापन साफ दिख रहा था। रूही अंदर आती है और जैसे ही उसकी नज़र उसकी नानी माँ में पड़ती है वह बुरा सा मुंह बना लेती है। उनको देखकर वही रूही के नानी माँ उसके हाथ एक बच्चे को देखकर हैरान थी। वह रूही की तरफ देखती है तो रूही अपना सर नीचे झुका रहती है और शीतल की तरफ देखती है। शीतल आगे बढ़कर रूही की गोद से विवान को ले लेती है, आंटी इसे सुला दीजिए नहीं तो यह उठ गया तो परेशान हो जाएगा, अब इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो उसकी बात सुनकर शीतल जी अपना सर हाँ में जिला देती है। वही शीतल जी के जाने के बाद रोमा नैना एक दूसरे के तरफ देखते हैं और वहां से किचन की ओर चली जाती है, क्योंकि रूही ने पहले कहा था वह कुछ बात करना चाहती है।
अपनी नानी माँ इसलिए उन लोगों के जाने के बाद रन अपनी नानी माँ के सामने जाकर पूछता है, आप यहाँ क्यों आएंगे, आपको मुझसे क्या चाहिए। एक्चुअली हीरोइन इसलिए सब कह रही थी क्योंकि रूही के मॉम के पास रूही के नाना जी ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी दी हुई थी जो कि रूही की मॉम के नाम थी। वही नानी जी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी ना होने के कारण वह अक्सर रूही से कुछ ना कुछ मांगने आया ही करती थी और रूही उनको चुपचाप देख वहाँ से अलविदा कर दिया करती थी। मगर आज उनको यहाँ आया देखकर रूही को यह नहीं समझ आ रहा था वह क्या देख, क्योंकि अब उसके पास जो भी था थोड़ा ही बहुत था। उसने उसके पास बस रूही की मॉम की एक घर था जो कि उसकी मॉम ने अनाथ बच्चों के लिए बनाया था और वहाँ काफ़ी सारे थे अनाथ बच्चे रहा करते थे। रूही अपनी शक भरी नज़रों से नानी माँ को देख रही थी मगर नानी माँ खुद पर शक भरी नज़रों को देख वह बोलती है, तो मैं ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ मांगना नहीं आई हूँ, बल्कि मैं कुछ और चीज़ लेने नहीं कुछ करने आई। उसकी यह बात सुनकर रूही की आंखें बड़ी हो जाती है, वो हैरानी से देखने लगती है। तो नानी माँ बोलती है, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। उसकी यह बात सुनकर रूही की आंखें बड़ी हो जाती है। रूही गुस्से से कहती है, आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी और आप होती कौन है मेरी शादी तय करने वाली। रूही कुछ और बोलती उससे पहले उसकी नानी माँ बोलती है, मैं तुम्हारी फिक्र के लिए नहीं कर रही हूँ, बट मेरा कुछ फ़ायदा उसमें है इसलिए कर रही हूँ। और रही बात शादी की तो वह तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे साथ में जो बच्चा था ना उसको मरवाने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। उनकी यह बात सुनकर रूही आंखें बड़ी क्यों उनको देखते हुए बोलते हैं, आप उसे बच्चों को मैं हम लोग के बीच में क्यों ला रही है, वह मेरा बच्चा नहीं है जो हम मैटर में खींच रहे हैं, वह जो कोई भी है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें शादी के लिए हाँ करनी होगी। बेचारी रूही के सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि आखिर में वह करें तो कर क्या, हम तुम्हें चिंता देखकर रूही की नानी एक डेविल स्माइल कर रही थी। वह बोलती है, किस करनी है शादी मुझे। उसकी यह बात सुनकर रूही की नानी बोलती है, लो आ गया तुम्हारा दूल्हे राजा। रूही पीछे मुड़ के देखती है तो एक आदमी जिसकी उम्र 30 के करीब होगी वह अंदर आ रहा था। वह दिखने में एक नॉर्मल इंसान था बट उसके चेहरे से देखकर लग रहा था वह एक नंबर का ठरकी इंसान है। वह रूही का बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था, उसकी नज़रों से रूही को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वह कहती है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती है, तुम्हें करनी ही पड़ेगी, यह मेरा ऑर्डर है। उसकी यह बात सुनकर वह आदमी रूही सेनानी को एक स्माइल पास करता है जिससे रूही की नई भी मुस्कुरा देती है। एक्चुअली में बात ऐसी है कि रूही की नई उसकी मॉम की सौतेली माँ थी और वह रूही का उसे कर रही थी क्योंकि वह सामने खड़ी लड़की से बहुत प्यार करती थी। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी इसी कारण वह उसके साथ रहना चाहती थी, मगर उसे लड़के ने ये शर्त रखी थी कि उन्हें उनकी पोती रूही से शादी करनी होगी तभी वह उनके साथ रहेगा। इसलिए वह यहाँ आकर रूही की शादी उसे लड़के से करना चाहती थी ताकि वह लड़का उसे ना छोड़े। ये लड़की का नाम है विप्लव ओबरॉय, यह एक प्लेबॉय है और यह बार में ऐसे बाय डांसर काम करते हैं। रूही की नानी इनकी शुगर मम्मी है, मगर जब से इन्होंने रूही की फ़ोटो देखी है तब से वह उसे पाना चाहते हैं। चैप्टर 16 रूही ने मारा विप्लव को थप्पड़। 1 के एंटरप्राइज 1 मीटिंग रूम का अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा गंभीर था। चारों तरफ शांति फैली हुई थी। अगर वहां पर कोई एक राउंड पुशपिन भी गिरता है तो उसकी भी आवाज़ पूरे मीटिंग में शोर मचाने के लिए काफ़ी थी। वही विराज अपने चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वह इस टाइम शायद गुस्से में लग रहा था, उसकी आंखें डरावनी लग रही थी, उसके पास से खतरनाक वाइब्स निकलती जिससे सारे एम्प्लॉइज के पसीने छूट रहे थे, सब अपने पसीने साफ कर रहे थे। वही सामने से आवाज़ आती है, वो एक आदमी की आवाज़ थी। वह आदमी धीरे से बोलते हैं, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार मैं अच्छा काम करूंगा। सामने खड़ा एक इंसान बोलता है, शायद उससे गलती हुई थी और विराज को गलती बर्दाश्त नहीं थी और उसको झूठ और धोखेबाजों से नफरत थी। अरे सच में पीछे से झूठ बोला और साथ ही साथ कंपनी में कपड़ा किया जिससे एक बहुत इंपॉर्टेंट दिल चली गई थी। उसे आदमी ने विराज को झूठ बोला और उसे धोखा भी दिया, इसलिए विराज एकदम गुस्से में बैठा हुआ था। विराज की आंखें उसी आदमी को घूर रही थी, वह उसे अपनी जानलेवा नज़रों से देख रहा था। तभी मीटिंग रूम में दरवाजे के खुलने की आवाज़ आती है तो सभी को नज़रें दरवाजे के तरफ चली जाती है, मगर विराज अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। तभी सक्षम आप दरवाजे को खोल अंदर आता है, उसको देखकर सारे एम्प्लॉयज अपने अपने काम में लग जाते हैं। वह अपना सर झुका के बैठे थे क्योंकि उनके डिपार्टमेंट से गलती हुई थी और इसकी सज़ा भी उनको जल्दी ही मिलने वाली थी। मैं सक्षम
सीधे जाकर विराज के पास उसके कान में कुछ बोलता है, जिसे सुनकर विराज की आंखें और भी ज्यादा गहरी हो जाती है और वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह गुस्से से कांपने लगता है। उसको ऐसे देखकर सारे एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा डर गए थे। अब उन्हें विराज से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि विराज को उन्हें लास्ट टाइम जब गुस्से में देखा था तब उसे आदमी की जो हालत हुई थी वह आज भी उन्हें याद है। इसलिए वह अपना थूकते हुए अपने मन में बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द से जल्द विराज यहाँ से चला जाए, नहीं तो उसका गुस्सा अगर उन लोगों पर निकला, उन लोगों का आज आखिरी दिन होगा। ये बात बहुत अच्छे से जानते थे। वही विराज कहता है, मीटिंग इज ओवर। इसी के साथ एक गोली चलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सभी लोग शोक में चले जाते हैं। वह लोग सामने देखते हैं कि जो एम्प्लॉय से गलती हुई थी उसके माथे के बीचों बीच एक गोली जाकर लगी थी, जिससे वह आदमी वही देर हो गया। वहां पर सभी लोग शौक उसे तरफ देख रहे थे। तभी उन लोगों के कानों में एक और आवाज आती है जो कि विराज की थी। वह सक्षम से बोल रहा था और सक्षम की तरफ देख कहते हैं, जो एम्प्लॉय ये प्रोजेक्ट में शामिल थे उसे सबको कंपनी से बाहर निकल फेंको। वीके एंटरप्राइजेस को इन जैसे गधों की जरूरत नहीं है, इन्हें बाहर निकाल फेंको। इतना कहकर वह गुस्से में बाहर चला जाता है। वही उसके पीछे डैनी भी चला जाता है, जो कि उसका पर्सनल असिस्टेंट था, आपको तो याद ही है। विराज मीटिंग रूम से बाहर आकर सीधा लिफ्ट में चला जाता है। उसके साथ डैनी भी था। वह डैनी की तरफ देखकर कहता है, कर रेडी करो, हम लोग मेंशन चल रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर डैनी उसकी तरह देखा है और साथ में से हैरानी भी हो रही थी इस बात से। अगर फिर भी वह विराज के गुस्से को देख कुछ नहीं बोलता और वह अपना सर हाँ में हिला देता है। वही शीतल जी के अपार्टमेंट में एंगेजमेंट की तैयारी हो रही थी, नहीं किया गया था, सब कुछ फ्रेंड्स है। वही रोमा ये सब नज़र देखो गुस्से में रूही की उसकी नानी को देख रही थी। वो अपने मन में उन्हें गालियां दे रही थी। क्या समस्या, इनको जब देखो तब रूही को परेशान करने आ जाती है। वही नैना भी अपने मन में वह भी रूही की नानी को गालियां दे रही थी। वह उसे लड़के को देखकर समझ गई थी वह कैसा लड़का है। वही रूही है उदासी सोफे में बैठी थी, उसके बाजू में विप्लव बैठा हुआ था। वही रूही को उसकी नज़रों से बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, क्योंकि विप्लव कब से उसे घूरे जा रहा था। कुछ देर बाद उन दोनों की रिंग एक्सचेंज होती है। रिंग एक्सचेंज होने के बाद रूही वहां से खड़ी होकर कहती है, काफ़ी लेट हो गया है, मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर वह शीतल के दिन तरफ देखकर कहती है, आंटी विवान कहाँ है? तो उसकी बात पर हुई कि नहीं, कह रही है शादी की डेट तो फिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाना। उसकी यह बात सुनकर विप्लव की मॉम जो आई हुई थी वह कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दीजिए ना। तो उनके बात सुनकर रूही उनको देखकर सीधे विवान के पास चली जाती है। वही विप्लव कहते हैं, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, मैं आता हूँ। इतना कहकर वह भी रूही के पीछे चला जाता है। तो देखते हैं गोद में लेने जा रहे थे, रूही का हाथ पकड़ अपने करीब खींच लेता है और उसके बालों की खुशबू लेने लगता है, जिससे रूही गुस्से में से धक्का दे देती है और कहती है, मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वही उसकी बात सुनकर मतलब कहते हैं, तुम्हें शादी करनी है कि नहीं करनी है, मुझे कुछ और से फ़र्क पड़ता है। तुम अब मेरी फाइनेंस हो, अब तुम्हें मेरी नीड का ख्याल भी तो रखना ही होगा ना। वह इतना कहकर रूही से और भी करीब आने लगता है, जिसे देखकर गुस्से में अपने घुटने से उसके में पार्ट पर वार करती है, जिससे विप्लव चिल्ला उठाता है और वो गुस्से में रूही के बाल पाकर उसे अपने करीब कर कहता है, यू ब्लडी बीच। रूही उसके मुंह से अपने लिए गली सुनकर और गुस्से में आजती है और उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, अगली बार मेरे सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। का चेहरा दूसरी तरफ रह जाता है। वही रूही विवाह को लेकर रूम से बाहर निकल जाती है। चैप्टर 17 कन्फेशन। रूही रूम से बाहर आती है, उसके पीछे पीछे उपलब्ध दिया जाता है। वह अपने दर्द को संभाले बाहर आता है, उसको चलने में तकलीफ हो रही थी। तभी वह पीछे से रूही के साथ बाहर निकलता है। उसको ऐसा देखा रूही की नई गुस्से से रूही को देखने लगती है। अगर फिर भी कुछ नहीं कहती है, फिर रूही कहती है, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे विवान को घर जाना है, उसके डैड इंतजार कर रहे हैं। उसके बात सुनकर विप्लव की मॉम कहती है, विप्लव जाकर रूही उसके घर ड्रॉप कर दो, वह अकेले कैसे जाएगी? उसकी यह बात सुनकर विप्लव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, मगर रूही को गुस्सा बहुत आ रहा था, तब भी वह कुछ नहीं कहती है और चुपचाप बाहर चली जाती है। विप्लव भी रूही के पीछे बाहर आ जाता है। वह कार निकलता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी के अंदर विप्लव रूही को देख रहा था, जो कि विंडो से बाहर देख रही थी। उसके हाथ में विवान था जो सो रहा था। तो विप्लव अपना हाथ रूही के थाई पर रख देता है, जिससे रूही अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। वह अपना चेहरा विप्लव के तरफ करके देखने लगती है। उसको ऐसे अपने आप को घूरता पाकर विप्लव एक गंदी हंसी हंसते हुए कहता है,
याद रखो रूही, तुम किसी को भी अपने आप को हाथ लगाने मत देना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर रूही का मन विप्लव को थप्पड़ मारने का कर रहा था, मगर तब तक वी के मेंशन आ जाता है, इसलिए रूही गाड़ी से उतर के तुरंत अंदर चली जाती है। वही उसको जाता देख विप्लव वापस अपनी गाड़ी से चला जाता है। 1 के मैंशन 1 के अंदर जाकर रूही अपने कमरे में जाती है, मगर उससे कुछ अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि आज पूरा मैंशन अंधेरे में डूबा हुआ था। हम जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर पूरा अंधेरा था, मगर वह देखी है कि कोई उसके रूम के सिंगल सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसके हाथ में एक सिगरेट थी जो कि वह पी रहा था, मगर उसको देखकर वह सिगरेट को हाथ से नीचे फेंक अपने पैरों से कुचल देता है। उसको ऐसा करता देख रूही को उसे आदमी से बहुत डर लग रहा था। वह बोलती है कौ न है। उसकी यह बात सुनकर विराज साइड में राखे राम को जलाता है। जिस कमरे में थोड़ी रोशनी हो जाती है, विराज को देखते हुए गहरी सांस लेती है, मगर उससे भी रूही को यह अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, उसे विराज डेंजरस वाइब्स महसूस हो रही थी। नहीं, उसको देखकर आज उसके पास आता है, जिससे रूही वहीं खड़ी रहती है। तो विराज उसके पास आकर कहता है, मैंने सुना है कि तुमने सगाई कर लिया है, तुम किसी की फाइनेंस बन चुकी हो। उसकी यह बात सुनकर रूही अपना सर हाँ हिला देती है और बोलती, हाँ मैंने सगाई कर ली है और मैं किसी की मंगेतर बन चुकी हूँ। उसकी बात सुनकर विराट उसे घूरने लगता है, फिर अपने पेट के पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल कर सक्षम को कॉल करते हैं और बोलता है, सक्षम जल्दी से मेरे रूम में से आकर विवान को अपने साथ ले जाओ। उसके बाद सुनकर सक्षम बोलता है, हाँ आ रहा हूँ। सक्षम कोई सवाल नहीं करता क्योंकि उसको मालूम था इस टाइम विराज बहुत गुस्से में, अगर वह कुछ भी बोलेगा तो पक्का विराज फिर आज उसके ऊपर फट पड़ेगा। वह शांति से रूही के कमरे में जाता है और विवान को लेकर वहां से लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद मेरा हाथ एक झटके से रूही का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, जिससे रूही अपना बैलेंस नहीं बन पाती और वह सीधा जाकर विराज के मस्कुलर चेस्ट से टकरा जाती है। रूही हैरानी से विराज को देखने लगती है तो विराज उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसमें विप्लव ने उसे रिंग पहनी थी। हाथ पकड़ वह रिंग देखता है। वह रिंग देखकर विराज एक डेंजरस आवाज में कहता है, यह क्या किया तुमने रूही, तुमने अपने इतनी खूबसूरत है उंगलियों में इतनी घटिया क्वालिटी की रिंग पहनी हुई है। इतना एक झटके से रूही की उंगली से वह रिंग निकाल कर फेंक देता है और वही रूही की आंखें बड़ी हो जाती है। वह विराज के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, यह आपने क्या किया, वो मेरी एंगेजमेंट रिंग थी। क्यों? इतना कहकर विराज को धक्का दे देती हो और जमीन पर बैठकर वह रिंग ढूंढने लगती है। वही विराज रोहित को उसे रिंग के लिए अपने ऊपर चिल्लाता थी गुस्से में आ जाता है। वह एक झटके से रूही उठना है और अपने सामने करके डिब्बे को खोलता है, जिसमें एक ब्लैक कलर की डायमंड वाली एक रिंग थी, क्योंकि की डिज़ाइन में बहुत अलग थी और रूही हारने से वह रिंग को देख रही थी। वह पीले रंग के लाइट जलने कारण वो रिंग चमक रही थी। वह रिंग ब्लैक डायमंड की थी। विराज रूही को रिंग दिखती प्रकार रूही का हाथ पकड़ के आगे खींचता है और फिर वह रिंग निकाल कर रूही के उसे उंगली में पहना देता है, जिसमें कुछ देर पहले विप्लव ने वह रिंग पहनी थी। वह रिंग देखकर रूही उसे निकालने की कोशिश करने लगती है, मगर वह चाहकर भी वह रिंग नहीं निकल पा रही थी। उसे वो रिंग बहुत अजीब लग रहा था। वो रिंग एक बार उंगली में जाने से ऐसे अटक गया था मानो जिंदगी भर नहीं निकलने वाला था। वही विराज उसका दोनों कंधों को पकड़ अपनी तरफ खींचता है और उसे खींचता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर किस करने लगता है। वो रूही को बहुत रफली किस कर रहा था, जिससे रूही को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, मगर तब भी वो खुद को विराज के पाकर से छुआ नहीं पा रही थी। करीबन 10 मिनट बाद विराज उसे छोड़ना है, जिससे रूही सांस लेने लग जाती है। उसके सांस से बहुत तेज ले रही थी। वही विराज रूही के दोनों हाथ पकड़ के अपने करीब करके उसके कान में कहता है, रूही यह बात जान लो, तुम पहले भी तुम मेरी थी, अब भी मेरी हो और जिंदगी भर मेरी रहोगी। तुम मेरा प्यार, तुम मेरा जुनून, तुम मेरा सब कुछ हो, जिसके लिए मैं सारी हदें पार कर दूंगा। रूही मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें एंडलेस लव करता हूँ। इतना कहेकर विराज रूही के माथे पर किस कर लेता है। उसके ऐसा कहते ही रूही जो शौक और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, वह हैरानी से विराज की बातें सुन रही थी। उसके किस करने से माथे पर उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि विराज कुछ ऐसा कहेगा। उसे वह विराज को पसंद करने लगी थी, यह बात उसे मालूम थी, मगर मुझसे प्यार करती है यह उसे नहीं मालूम था, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता है, वह बस शांत रहती है। उसको ऐसा शांत देखकर विराज एक बार फिर उसके माथे पर एक बार फिर किस करके वहां से चला जाता है।
चैप्टर 18 क्या सच में विराज रूही के प्यार में पागल हो गया है। विराज के चले जाने के बाद रूही बेड पर बैठी सब बारे में सोच रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन रिंग करने की आवाज़ सुनकर रूही फ़ोन उठाती, उसे देखते हैं नैना का कॉल था। वह फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगती है तो उधर से नैना रहती है, हुई मुझसे झूठ मत बोलना, साफ साफ बताओ क्यों तुमने हाँ किया शादी के लिए उसके लिए। तो उसकी बात सुनकर रूही उसे सारी बात बता देती है जो उसकी और उसकी नानी के बीच हुई थी। सारी बात सुनने के बाद जो करना हम लोग करेंगे, शादी में होने देंगे, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ और सो जाओ, गुड नाइट। वही रूही उसकी बात सुनकर उसे नैना को भी गुड नाइट बोलकर फ़ोन कट कर देती है। फिर वह वॉशरूम में फ्रेश होने चल जाती है। जिम के अंदर विराज एक्सरसाइज कर रहा था। उसने इस वक्त से पैंट पहनी हुई थी, उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वह पुशअप कर रहा था। वही डैनी और सक्षम एक साथ अंदर आते हैं। उन दोनों को देखकर भी दोनों को इग्नोर कर देता है और अपने पुशअप करने में ध्यान लगता है। वही उसको ऐसे देखकर डैनी और सक्षम एक दूसरे को देखते हैं। फिर सक्षम कहता है, तुम कब से यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हो? विराज, ये सब छोड़ भाई, चल हम ड्रिंक करते चल, मुझे पता है तू रूही की एंगेजमेंट की बात सुनकर गुस्से में, चल हमें ड्रिंक करते ना तो ठीक हो जाएगा। उसकी ये बात विराज इग्नोर करता है और जाकर टर्मिनल पर दौड़ने लगता है। उसको इस तरह अपनी बातों को इग्नोर करता देख सक्षम दानी को देखा है तो डैनी कहते हैं, बॉस आप कब से एक्सरसाइज करो, बस करो, नहीं तो कुछ हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत हो जाएगी, चलिए चलते हैं। उसकी भी बात इग्नोर करता है तो डैनी को कुछ याद आता है। वह बोलता है, बॉस आप जो रिंग लेकर गए थे क्या आपने पहना दिया उनको? उसके बाद सुनकर सक्षम हैरानी से उनको देखने उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कौन से रिंग की बात करो तुम लोग? उसके बाद सुनकर डैनी उसकी तरफ देखकर कहता है, आप भूल गए जो स्पेशली एक रिंग बनाई थी विराज ने, तुमको याद तो होगा ना? सक्षम, उसे टाइम हम लोग कॉलेज में थे। तो सक्षम ने उसकी बात बीच में ही रोकी, कहता है, अरे वह रिंग तो बहुत ही स्पेशलिटी, वह तो सक्षम याद करते हुए कहता है, वह तो विराज के दादाजी ने दी थी ना, वह रिंग के लिए डायमंड जो खास ब्लैक कलर का था, मैंने आज तक वैसा डायमंड नहीं देखा था, मैंने पहली बार ऐसा डायमंड देखा था। उसकी यह बात सुनकर दानिश की तरफ देखकर कहता है, हाँ, और विराज की मॉम चाहती थी कि वह रिंग विराज माया को पहनाए, मगर एक वाइट डायमंड की रिंग माया को पहनी थी। उन सब की बातों को सुनकर विराज इन दोनों की तरफ देखकर कहता है, वह रिंग माया डिजर्व नहीं करती थी, सिर्फ एक ही लड़की डिजर्व करती है। उसकी यह बात सुनकर दोनों हैरानी से विराज की तरफ देखने लगते हैं तो सक्षम कहता है, तू किसकी बात कर रहा है? तो डर नहीं करता है तू? रूही से तो बात नहीं कर रहा है? उसकी यह बात सुनकर सक्षम हैरानी की कोई भी सीमा नहीं रही, वह और भी ज्यादा हैरान हो कि और चिल्लाते हुए बोलता है, विराज से तू क्या बकवास कर रहा है? तू रूही रूही। उसकी यह बात सुनकर डैनिम भी थोड़ा चिंता में आ जाता है। वह भी हैरानी से विराज को देखते हुए कहता है, तूने वह रिंग रूही को पहना दी? वह कोई आंसरिंग नहीं है, तुझे मालूम है ना? वह रिंग उसे पहना जाता है जो किसी डेविल की बिलोंग करती हो। ब्लैक डायमंड सिर्फ एक डेविल की क्वीन को ही दिया जा सकता है। तो विराज कहता है, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं डेविड हूँ? तो उसकी बात सुनकर सक्षम उसकी तरफ देखकर कहता है, तू डेविल है यह मुझे पता है, मगर रूही तेरी डेविल की क्वीन बन जाएगी यह मुझे नहीं पता था। मैं जानता हूँ तुमसे पसंद करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि तू उसे वह रिंग पहना देगा। पता भी है ना, वह एक बार उसकी उंगली में गई तो कभी भी नहीं निकलेगी, चाहे वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह रिंग उसके हाथ से नहीं निकलेगी। उसकी यह बात सुनकर विराज एक डेविड स्माइल करते हुए कहता है, इसलिए तो मैंने उसे वह रिंग पहनी है ताकि वह जितनी भी कोशिश करें मुझसे दूर जाने की, मगर वह सिर्फ और सिर्फ मेरी रहेगी। उसकी यह बात सुनकर सक्षम और डैनी वह दोनों ही विराट को किसी पागल साइको जैसे देख रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनका दोस्त पागल तो नहीं हो गया है। वही विराज जिम से बाहर चला जाता है, वह अपने रूम में जा चुका था। वही डैनी और सक्षम एक दूसरे को देख वहां से चले जाते हैं और अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्योदय। रूही जब सोकर उठती है तो वह देखती है कि दीवान उसे ही देख रहा था। वह सोकर उठ चुका था और वह अपने पालने में से ही उसे देख रहा था। उसे अपनी तरफ ऐसा दिखता देख रूही जल्दी से विवान के पास जाती है और उसे गोद में लेकर उसके माथे पर किस करती है। वही उसकी किस बात करें निबंध और ज़्यादा मुस्कुराने लगता है और अपने आप में खेलने लगता है और इसको ऐसे देखकर एक बार और किस करती है और उसे फिर से पालने में रखकर फ्रेश होने चली जाती है।
थोड़ी देर बाद रूही तैयार होकर बाथरूम से बाहर आती है और विवान को भी फ्रेश करने ले जाती है। वह इस टाइम बाथरूम में विवान को नहला रही थी। वह खुद विवान को देख बोलती है, विवान अब तुम्हें कोई आइडिया बताओ कि मैं इस मुसीबत से कैसे निकाले। उसकी यह बात सुनकर विवान जो पानी से खेल रहा था वह उसकी तरफ देखता है और फिर एक शब्द बोलते हैं, दादा। उसकी यह बात सुनकर रूही उसे अपने मुरझाए हुए चेहरे से देखने लगती है। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, इसलिए कह रहा हूँ रूही, तुम मुझे बता दो तुम्हारे और साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम एंगेजमेंट करने के लिए मजबूर हुई हो। मुझे अच्छा से पता है कि तुम्हें फोर्स किया गया है। तुरंत रूही पीछे मुड़कर देखती है तो पार्टी है सामने। विराज बाथरूम के गेट से सड़ के खड़ा था और वह दोनों को ही देख रहा था। इस टाइम विराज ने 3 पीस बिजनेस सूट पहनावा हुआ था जो कि ब्राउन कलर का था। उसमें वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग दिख रहा था। रूही उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती। वह चुपचाप विवान को अच्छे से नहलाकर विवान को टॉवल से लपेट देता है जिसमें वह काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिख रहा था और वह अपने में खेल रहा था। उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। जैसे ही भगवान को लेकर रूम से बाहर जाने लगती हैं तभी विराज रूही की जो को पाकर के अपने करीब कर उसे बोलता है, रूही, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हुई तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम इतनी मजबूर हो गई हो, यह शादी करने के लिए तैयार हो गई। तभी कोई उनके रूम रूही के रूम पर नो करता है जिसे सुनकर फिर आज कहता है, अंदर आ जाओ। तो इस बात सुनकर 1 मिनट जिसके हाथ में एक बॉक्स था, गिफ्ट बॉक्स, वह अंदर लेकर आते हैं। रूही की तरफ देखकर कहते हैं, मैं यह आपके लिए आया है, इस पर आपका नाम लिखा हुआ है। उसकी यह बात सुनकर फिर आज भी इस बॉक्स को देखने लगता है जिस पर रूही का नाम लिखा हुआ था। चैप्टर 19 विराज दी विप्लव को सजा। विराज अभी भी उसे पार्सल को घूम रहा था क्योंकि उसे कुछ डाउट हो रहा था। वो रूही की तरफ देखता है मगर रूही अपनी तरफ उसको देखता देखा अपना सर नीचे झुका लेती है। उसकी ऐसी हरकतें देख विराज आगे जाकर बढ़कर वह पार्सल उस मेड के हाथों से ले लेता है और उसे ओपन करता है। विराज जैसे ही पार्सल के अंदर देखता है तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एक रेड कलर की ड्रेस थी जो कि काफ़ी रेलिंग ड्रेस थी। वो ड्रेस लेंथ बस थाई तक थी और उसका नेक बहुत ही डीप था। उसे ड्रेस को देखकर विराज का दिमाग खराब हो चुका था। वह गुस्से से रूही को देखकर कहते हैं, इस तरह की ड्रेस तुम्हें किसने भेजी है। विराज से इस वक्त रूही काफ़ी डर जाती है। वह उससे थोड़ा दूर और वो विराज से जाकर खड़ी हो जाती है। वही उसके ऐसी हरकतें से विराज दिमाग खराब हो रहा था। तभी उसकी नज़र उसे बॉक्स के अंदर रखे एक नोट पर जाता है। विराज उस नोट को पार्सल के अंदर से निकलकर पढ़ता है। नोट, हेलो रूही डार्लिंग, ये जो ड्रेस है तुम पहन के जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मुझे तुम्हें अपने फेवरेट कलर की ड्रेस देखना है। योर फाइनेंस विप्लव। ये नोट पढ़कर विराज का गुस्सा के हद ही पर हो गई थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह गुस्से से रूही की तरफ देखा है जो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वह विवान को लेकर वहाँ से तुरंत चली जाती है। थोड़ी देर बाद रूही का फ़ोन बजता है। इस टाइम वह लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फ़ोन की कॉलर आईडी देखकर रूही तुरंत फ़ोन को साइलेंट पर डाल देती है। वही विराज ये बात नोटिस कर लेता है। वह रूही से उसका फ़ोन ले लेता है और उसका कॉल रिसीव करके स्पीकर पर डाल देता है। वही रूही हैरानी से विराज को देखने लगती है। फ़ोन रिसीव होते ही उधर से विप्लव की आवाज़ आती है जो कह रहा था, रूही, मैं तुम्हारा बाहरी वेट कर रहा हूँ, जल्दी से वह ड्रेस पहन के अंदर बाहर आओ, मैं भी देखूँ तुम्हारी बॉडी पर मेरी फेवरेट कलर कैसा लगता है। उसकी घटिया बातें सुनकर तो विराज उसे फ़ोन को तोड़ देना चाहता था मगर वह कुछ नहीं बोलता। वह बोलता है, तुम चुपचाप अंदर आ जाओ। उसकी यह बात सुनकर विप्लव हैरानी से फ़ोन की कॉलर आईडी चेक करता है। वह चेक कर रहा था कि वह रूही के ही फ़ोन पर कॉल किया था ना। वह भी अंदर की तरफ चला जाता है। जब वह अंदर आता है तो देखा है कि सामने सोफे पर एक आदमी जो ब्लैक कलर की शर्ट पहने और ब्लैक पेन पहने किसी डेविड से काम नहीं लग रहा था। वह किसी राजा की तरह बैठा हुआ था कि लव चारों तरफ देखने के बाद उसे आदमी से कहता है, मुझे रूही से मिलना है। वह इतना कहकर रूही को ढूंढने लगता है। वहीं विराट जब उसके मुंह से रूही का नाम सुनता है तो वह गुस्से से कहता है, रूही रूही। उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आ जाती है। उसको देख विप्लव उसे कहता है, चलो जल्दी करते हैं, वैसे तुमने वह ड्रेस क्यों नहीं पहनी है। वह गुस्से से रूही पर चिल्लाते हुए बोलता है। वही रूही विप्लव के इस तरह चिल्लाने से काफ़ी डर जाती है। उसको इस तरह डरता देख विराज उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है जिससे हुई संभाल नहीं पाती और सीधा विराज के गोद में जाकर गिरती है। वही विप्लव हैरानी से रूही और विराज को देख रहा था।
क्योंकि विप्लव के सामने रूही विराज के गोद में बैठी हुई थी। विराज के चेहरे पर डेविल स्माइल थी, जिसे देखकर विप्लव गुस्से में रूही पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और गैर मर्द के गोदी में बैठने की। उसके बात सुनकर भी रूही विराज के गोदी से नहीं होती, बस वही बैठी रहती है। उसकी यह हरकत पर विप्लव को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह रूही को गाली देते हुए कहता है, यू बीच गर्ल, हाउ डेयर यू टू टीच मी। वही उसकी बात सुनकर रूही की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वही विराज गुस्से में विप्लव को देखने लगता है। वह डैनी की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है जो कि उसके बाजू में खड़ा था। वह विराज की बात समझकर टेबल पर रखा जो पार्सल था वह ओपन करता है और उसमें से ड्रेस निकालकर अपने हाथ में ले लेता है। तो विराज कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोई कहने की। उसकी आवाज़ में इस वक्त काफ़ी गुस्सा और एक डेंजरस वाइब्स मिली हुई थी, जिसे सुनकर विप्लव तो क्या सभी लोग उसे रूम में बैठे कांप गए थे। रूही भी उसकी इतनी डेंजरस आवाज़ सुनकर विराज के हाथ पर अपनी पकड़ कस देती है। वही विराज रूही को ऐसे ही और कैसे पकड़ते हुए डैनी की तरफ देखकर कहता है, मुझे इस आदमी के ऊपर ही ड्रेस चाहिए। उसकी यह बात पर मैंने अपना सरहा मिला देता है और वह आगे बढ़ जाता है। वही भी ब्लॉक हैरानी से विराट की तरफ देखते हुए कहता है, यह आप क्या कर रहे हैं, ये क्या करें की कोशिश करने लगता है। वही डैनी की मदद करने के लिए कुछ और गार्ड्स भी आ जाते हैं। वही रूही भी हैरानी से विराज को देखने लगती है तो उसके पास तो उसको ऐसा अपने आप को देखता पाकर विराज रूही को अपनी तरफ करके कहता है, सच सच बताओ रूही, तुम्हारी और तुम्हारी नानी में क्या डिस्कशन हुआ था, नहीं तो तुम्हारे सामने इसके कपड़े उतारूंगा, वह दिखाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर रूही का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। विराज ऐसा कहना तो नहीं चाहता था और नहीं वह करने वाला था, वह तो बस रूही को डरा रहा था ताकि रूही उसे सब सच सच बता सके। वही रूही धीरे धीरे सब बताना चालू करती है। वह विराज को सारी बातें बता देती है। सारी सुनाने के बाद विराज रूही के चेहरे को पकड़ अपने और भी करीब करके कहता है, रूही क्या मैं तुम्हें कमज़ोर दिखता हूँ, क्या मैं विवान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर रूबी उसकी आंखों में देखने लगती है। वह बोलता है, तुम्हें इसलिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम मुझसे मुझे बताना चाहिए था। इतना कहकर वो रूही को अपने से दूर कर देता है। वही विप्लव को वह ड्रेस पहना दी गई थी का विराज विप्लव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा है, फिर उसके बाद देखकर कहता है, इसको बहुत शौक है ना रूही की तरफ देखने का, तुम उन आदमियों को बुला लो और इसके साथ उसे रूम में बंद कर दो। इतना कहकर विराज वहां से चला जाता है। वही रूही उसे टाइम विराज से कुछ बात करने के लिए ही आ रही थी, मगर उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। क्या होने वाला है आगे? क्या रूही विराज को समझ पाएगी? क्या रूही विराट को एक्सेप्ट कर पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। ऑथर भूमि, स्माइलिंग फेस। बाय बाय। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सॉरी, मुझे एक बार और लिखना पड़ेगा, एक्चुअली मुझे 3000 वर्ड्स कंप्लीट करना है। अगेन सॉरी डेडपैन फेस। विराज अभी भी उसे पार्सल को घूम रहा था क्योंकि उसे कुछ डाउट हो रहा था। वो रूही की तरफ देखता है मगर रूही अपनी तरफ उसको देखता देखा अपना सर नीचे झुका लेती है। उसकी ऐसी हरकतें देख विराज आगे जाकर बढ़कर वह पार्सल उस मेड के हाथों से ले लेता है और उसे ओपन करता है। विराज जैसे ही पार्सल के अंदर देखता है तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एक रेड कलर की ड्रेस थी जो कि काफ़ी रेलिंग ड्रेस थी। वो ड्रेस लेंथ बस थाई तक थी और उसका नेक बहुत ही डीप था। उसे ड्रेस को देखकर विराज का दिमाग खराब हो चुका था। वह गुस्से से रूही को देखकर कहते हैं, इस तरह की ड्रेस तुम्हें किसने भेजी है? विराज से इस वक्त रूही काफ़ी डर जाती है। वह उससे थोड़ा दूर और वो विराज से जाकर खड़ी हो जाती है। वही उसके ऐसी हरकतें से विराज दिमाग खराब हो रहा था। तभी उसकी नज़र उसे बॉक्स के अंदर रखे एक नोट पर जाता है। विराज उस नोट को पार्सल के अंदर से निकलकर पढ़ता है। नोट, हेलो रूही डार्लिंग, ये जो ड्रेस है तुम पहन के जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मुझे तुम्हें अपने फेवरेट कलर की ड्रेस देखना है। योर फाइनेंस विप्लव। ये नोट पढ़कर विराज का गुस्सा के हद ही पर हो गई थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह गुस्से से रूही की तरफ देखा है जो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वह विवान को लेकर वहां से तुरंत चली जाती है। थोड़ी देर बाद रूही का फ़ोन बजता है। इस टाइम वह लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फ़ोन की कॉलर आईडी देखकर रूही तुरंत फ़ोन को साइलेंट पर डाल देती है। वही विराज ये बात नोटिस कर लेता है। वह रूही से उसका फ़ोन ले लेता है और उसका कॉल रिसीव करके स्पीकर पर डाल देता है। वही रूही हैरानी से विराज को देखने लगती है।
फ़ोन रिसीव होते ही उधर से विप्लव की आवाज़ आती है जो कह रहा था रूही मैं तुम्हारा बाहरी वेट कर रहा हूँ, जल्दी से वह ड्रेस पहन के अंदर बाहर आओ, मैं भी देखूँ तुम्हारी बॉडी पर मेरी फेवरेट कलर कैसा लगता है। उसकी घटिया बातें सुनकर तो विराज उसे फ़ोन को तोड़ देना चाहता था मगर वह कुछ नहीं बोलता। वह बोलता है तुम चुपचाप अंदर आ जाओ। उसकी यह बात सुनकर विप्लव हैरानी से फ़ोन की कॉलर आईडी चेक करता है। वह चेक कर रहा था कि वह रूही के ही फ़ोन पर कॉल किया था ना। वह भी अंदर की तरफ चला जाता है। जब वह अंदर आता है तो देखा है कि सामने सोफे पर एक आदमी जो ब्लैक कलर की शर्ट पहने और ब्लैक पेन पहने किसी डेविड से काम नहीं लग रहा था, वह किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। कि लव चारों तरफ देखने के बाद उसे आदमी से कहता है मुझे रूही से मिलना है। वह इतना कहकर रूही को ढूंढने लगता है। वहीं विराट जब उसके मुंह से रूही का नाम सुनता है तो वह गुस्से से कहता है रूही रूही। उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आ जाती है। उसको देख विप्लव उसे कहता है चलो जल्दी करते हैं, वैसे तुमने वह ड्रेस क्यों नहीं पहनी है। वह गुस्से से रूही पर चिल्लाते हुए बोलता है। वही रूही विप्लव के इस तरह चिल्लाने से काफ़ी डर जाती है। उसको इस तरह डरता देख विराज उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है, जिससे हुई संभाल नहीं पाती और सीधा विराज के गोद में जाकर गिरती है। वही विप्लव हैरानी से रूही और विराज को देख रहा था, क्योंकि विप्लव के सामने रूही विराज के गोद में बैठी हुई थी। विराज के चेहरे पर डेविल स्माइल थी, जिसे देखकर विप्लव गुस्से में रूही पर चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और गैर मर्द के गोदी में बैठने की। उसके बात सुनकर भी रूही विराज के गोदी से नहीं होती, बस वही बैठी रहती है। उसकी यह हरकत पर विप्लव को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह रूही को गाली देते हुए कहता है यू बीच गर्ल, हाउ डेयर यू टू टीच मी। वही उसकी बात सुनकर रूही की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वही विराज गुस्से में विप्लव को देखने लगता है। वह डैनी की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है जो कि उसके बाजू में खड़ा था। वह विराज की बात समझकर टेबल पर रखा जो पार्सल था वह ओपन करता है और उसमें से ड्रेस निकालकर अपने हाथ में ले लेता है। तो विराज कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोई कहने की। उसकी आवाज़ में इस वक्त काफ़ी गुस्सा और एक डेंजरस वाइब्स मिली हुई थी, जिसे सुनकर विप्लव तो क्या सभी लोग उसे रूम में बैठे काँप गए थे। रूही भी उसकी इतनी डेंजरस आवाज़ सुनकर विराज के हाथ पर अपनी पकड़ कस देती है। वही विराज रूही को ऐसे ही और कैसे पकड़ते हुए डैनी की तरफ देखकर कहता है मुझे इस आदमी के ऊपर ही ड्रेस चाहिए। उसकी यह बात पर मैंने अपना सरहा मिला देता है और वह आगे बढ़ जाता है। वही भी ब्लॉक हैरानी से विराट की तरफ देखते हुए कहता है यह आप क्या कर रहे हैं, ये क्या करने की कोशिश करने लगता है। वही डैनी की मदद करने के लिए कुछ और गार्ड्स भी आ जाते हैं। वही रूही भी हैरानी से विराज को देखने लगती है तो उसके पास तो उसको ऐसा अपने आप को देखता पाकर विराज रूही को अपनी तरफ करके कहता है सच सच बताओ रूही, तुम्हारी और तुम्हारी नानी में क्या डिस्कशन हुआ था, नहीं तो तुम्हारे सामने इसके कपड़े उतारूंगा, वह दिखाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर रूही का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। विराज ऐसा कहना तो नहीं चाहता था और नहीं वह करने वाला था, वह तो बस रूही को डरा रहा था ताकि रूही उसे सब सच सच बता सके। वही रूही धीरे धीरे सब बताना चालू करती है। वह विराज को सारी बातें बता देती है। सारी सुनाने के बाद विराज रूही के चेहरे को पकड़ अपने और भी करीब करके कहता है रूही क्या मैं तुम्हें कमज़ोर दिखता हूँ, क्या मैं विवान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर रूबी उसकी आंखों में देखने लगती है। वह बोलता है तुम्हें इसलिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम मुझसे मुझे बताना चाहिए था। इतना कहकर वो रूही को अपने से दूर कर देता है। वही विप्लव को वह ड्रेस पहना दी गई थी। का विराज विप्लव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा है, फिर उसके बाद देखकर कहता है इसको बहुत शौक है ना रूही की तरफ देखने का, तुम उन आदमियों को बुला लो और इसके साथ उसे रूम में बंद कर दो। इतना कहकर विराज वहां से चला जाता है। वही रूही उसे टाइम विराज से कुछ बात करने के लिए ही आ रही थी मगर उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। चैप्टर 20 विराज ने दी रूही की नानी को सजा। स्टडी रूम। विराज हाल से सीधे अपने स्टडी रूम में आ चुका था। वह इस समय सिगरेट पी रहा था और कुछ सोच रहा था। तभी स्टडी रूम के अंदर डैनी और सक्षम अंदर आते हैं। वह दोनों एक दूसरे को देखने के बाद सक्षम आगे बढ़कर कहता है विराज क्या तुम सच में रूही से प्यार करते हो। उसकी यह बात सुनकर विराज उसकी तरफ देख कहता है तुम्हें कोई शक है क्या। उसकी बात सुन के डैनी आगे बढ़कर कहता है विराज हमारा कहने का मतलब यह है कि तुम कैसे रूही के प्यार में पड़ सकते हो, तुम भूल रहे हो कि माया तुम्हारी बीवी है।
तो विराज कहता है तो वह अब नहीं है मेरी वाइफ। तो उसकी यह बात सुनकर सक्षम कहता है मगर तुम दोनों ने शादी की थी, यह कैसे तुम भूल सकते हो। उसकी यह बात सुनकर विराज कहता है सक्षम और डैडी तुम दोनों ही जानते हो कि मैं कभी माया को अपनी वाइफ नहीं माना था। मैंने उसे एक चांस भी दिया था मगर वह तब भी मेरे बीवी बनने के काबिल नहीं उतरी। मुझे जैसी वाइफ चाहिए थी वह रूही है। मैं रूही के बिना जी भी नहीं सकता। मैं रूही के बिना इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। मुझे उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। उसकी यह बात सुनकर डैनी और सक्षम फिर से एक दूसरे को देखते हैं। फिर डैनी बोलता है मगर अगर माया वापस आ गई तो। उसकी यह बात सुनकर मेरा जो सिगरेट पी रहा था वह उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है और वह गुस्से से डैनी की तरफ देखकर कहता है वह वापस आ भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसे रात जिस दिन माया का एक्सीडेंट हुआ था उसे दिन गुस्से में घर से बाहर जाना एक इत्तेफाक नहीं था बल्कि मेरी वजह से था। मैंने उससे डिवोर्स पेपर दिए थे सिग्नेचर करने के लिए और वह मन नहीं रही थी। थोड़ा देर बाद जब मैं उसे सारे बात समझे तो वह मान गई मगर उसने गुस्से में पेपर सिग्नेचर करके गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से निकल गई। मुझे नहीं पता था कि माया वहाँ से जाने के बाद उसके साथ ऐसा होगा। विराज की बात सुनकर सक्षम और दैनिक दोनों ही हैरान थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि विराज ने कुछ ऐसा किया होगा। मतलब इसका मतलब साफ है कि माया विराज वाइफ अब नहीं थी। डैनी और सक्षम इस बात को जानकर बहुत ही हैरान थे मगर बहुत ज़्यादा खुश थे। वह दोनों आगे बढ़कर विराज को अपने गले लगा लेते हैं। उन दोनों के गले लगाते ही विराज भी उन दोनों को गले लगा लेता है और उससे भी एक रिलैक्स महसूस होता है क्योंकि जो बात वह कब से सोच जा रहा था आखिर में वह सच ही निकली कि वह रूही से वह प्यार करने लगा है। मेरा सक्षम और डैनी को अपना सगे भाई जैसा प्यार करता था। वह दोनों उसकी जान थे। वह सक्षम उन दोनों से अलग होकर कहता है साला तू तो बहुत बता का निकला, तो फिर से सिंगल से मिगल हो गया और हम लोग अभी सिंगल की सिंगल ही है। उसके बाद सुनकर डैनी भी सक्षम का साथ देते हुए कहता है तब नहीं तो क्या, इतना हैंडसम है, उसको कोई ना कोई लड़की मिल जाती है। पता नहीं हम दोनों को कब हमारे सपनों के राजकुमारी मिलेगी। उन दोनों की बात सुन के विराज अपने सर पर हाथ मिलाने लगता है और कहता है ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने जो काम दिया था मैंने वह किया तुमने किया। उसके बाद सुनकर डैनी और सक्षम सीरियस हो जाते हैं और वह कहते हैं बेसमेंट में है दोनों। उसके उन लोगों की बात सुनकर विराज का चलो चलते हैं। उसकी बात पर सक्षम और डैनी भी विराज के साथ बेसमेंट में चले जाते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट। बेसमेंट के अंदर चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। वही दीवारों पर खून के चीते लगे हुए थे। वही 20 मिनट के बीचों बीच एक लाल रंग की लाइट जल रही थी। वही कुर्सी पर दो लोग बंधे हुए थे, एक पर विप्लव और दूसरे पर रूही की नानी थी। वह दोनों इस टाइम एक दूसरे को देखकर कहते हैं मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और हम लोगों को यहाँ पर ऐसे क्यों बांधा हुआ है। तो उसकी बात सुनकर रूही की नई की तरफ देखकर कहता है अनीता। रूही के नानी का नाम अनीता है। ये लोग पता नहीं क्यों हम लोगों को बंद के रखे हैं। 20 मिनट का दरवाजा खोल 3 लोग अंदर आते हैं। सबसे आगे विराज और उसके पीछे डैनी और सक्षम थे। उन तीनों को देखकर लग रहा था जैसे कि कोई नर्क का देवता आ गया हो। उनको देख अनीता अपने थूक को निगलने लगती है। वहीं उन तीनों को देखकर विप्लव की तो हालात ही खराब हो गई थी, वह डर से कांपने लगता है। वहीं मेरा आज मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास आकर कहता है क्या बात है, काफ़ी करीब है आप दोनों लगता है। विराज ये सब बहुत डेंजरस वॉइस में ये सब बोल रहा था। वही अनीता जी थोड़ी हिम्मत करके कहती है हम लोगों को क्यों यहाँ पर उठा रखा है, हमारी गलती क्या है जो हमें यहाँ पर लाकर रखा है, हमने तो कुछ गड़बड़ भी नहीं की है। उनकी बात सुनकर विराज कहता है आपने क्या यहाँ कर रही है, आपको पता नहीं है क्या। तो उसकी बात सुनकर अनीता जी थोड़ी हिम्मत करके कहती है मैं तो बस अपनी नाती की शादी करने आई हूँ। तो उसके बाद सुनकर विराज कहता है अरे हाँ आप शादी भी तो करने आई है, वह भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उनकी बात सुनकर अनीता का चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है। वह भी विराज के सामने थोड़ी पैनिक करने लगती है और इस टाइम डर और घबराहट से काँप रही थी। विप्लव बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, इन सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है मुझे बोलकर वह अनीता की तरफ इशारा करके कहता है मुझे तो रूही पसंद थी मगर ये तो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ रखना चाहती थी, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये सब रोते हुए बोलता है मैं। विराज उसके मुंह से रूबी नाम सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह आगे बढ़कर मतलब की जीप पकड़ लेता है और अपना हाथ डैनी के सामने करके कुछ इशारा करता है जिसे समझ के डैनी उसके हाथ में एक चाकू रख देता है। मेरा आज बड़ी बेदर्दी से मतलब की जुबान काट देता है जिससे वो और भी ज़्यादा रोने लगता है।
वही यह सब देखकर अनीता जी की चीख निकल जाती है और वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, वह डर के मारे कांपने लगती है। वही विप्लव की जुबान काटने के बाद विराज अपना चाकू से उसकी गर्दन भी काट देता है और विप्लव वही मर जाता है। वही वह अपनी नज़र अनीता जी के तरफ करता है, जिससे देखकर अनीता जी और भी ज़्यादा डर से कांपने घबराने लगती हैं। वही विराज उनके तरफ आगे बढ़ रहा था, उससे पहले ही वह कुछ करता है उससे पहले अनीता जी अपने आप दम तोड़ देती हैं, जिसे देखकर विराज सक्षम को कुछ इशारा करता है, जिसे समझ के सक्षम अनीता जी के पास जाकर उनके हाथों की नस चेक करता है। फिर वह बोलता है हार्ट अटैक आया है। फिर वह उनके ब्रेथ चेक करते हुए कहता है मर गई है। तो उसकी बात सुनकर विराज कहते हैं इन दोनों को टाइगर को दे दो, वह खा लेगा। उसके पास उनका सक्षम और डैनी सर हिला देते हैं। वहीं विराज वहां से चला जाता है। बाय बाय। प्लीज़ आप लोग मुझे रिव्यू दिया कीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत है। सॉरी बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। स्टडी रूम। विराज हाल से सीधे अपने स्टडी रूम में आ चुका था। वह इस समय सिगरेट पी रहा था और कुछ सोच रहा था। तभी स्टडी रूम के अंदर डैनी और सक्षम अंदर आते हैं। वह दोनों एक दूसरे को देखने के बाद सक्षम आगे बढ़कर कहता है विराज क्या तुम सच में रूही से प्यार करते हो? उसकी यह बात सुनकर विराज उसकी तरफ देख कहता है तुम्हें कोई शक है क्या? उसकी बात सुन के डैनी आगे बढ़कर कहता है विराज हमारा कहने का मतलब यह है कि तुम कैसे रूही के प्यार में पड़ सकते हो? तुम भूल रहे हो कि माया तुम्हारी बीवी है। तो विराज कहता है तो वह अब नहीं है मेरी वाइफ। तो उसकी यह बात सुनकर सक्षम कहता है मगर तुम दोनों ने शादी की थी, यह कैसे तुम भूल सकते हो? उसकी यह बात सुनकर विराज कहता है सक्षम और डैडी तुम दोनों ही जानते हो कि मैं कभी माया को अपनी वाइफ नहीं माना था। मैंने उसे एक चांस भी दिया था मगर वह तब भी मेरे बीवी बनने के काबिल नहीं उतरी। मुझे जैसी वाइफ चाहिए थी वह रूही है। मैं रूही के बिना जी भी नहीं सकता। मैं रूही के बिना इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। मुझे उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। उसकी यह बात सुनकर डैनी और सक्षम फिर से एक दूसरे को देखते हैं। फिर डैनी बोलता है मगर अगर माया वापस आ गई तो? उसकी यह बात सुनकर मेरा जो सिगरेट पी रहा था वह उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है और वह गुस्से से डैनी की तरफ देखकर कहता है वह वापस आ भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसे रात जिस दिन माया का एक्सीडेंट हुआ था उसे दिन गुस्से में घर से बाहर जाना एक इत्तेफाक नहीं था बल्कि मेरी वजह से था। मैंने उसे डिवोर्स पेपर दिए थे सिग्नेचर करने के लिए और वह मन नहीं रही थी। थोड़ा देर बाद जब मैं उसे सारे बात समझे तो वह मान गई, मगर उसने गुस्से में पेपर सिग्नेचर करके गाड़ी की चाबी लेकर वहां से निकल गई। मुझे नहीं पता था कि माया वहां से जाने के बाद उसके साथ ऐसा होगा। विराज की बात सुनकर सक्षम और दैनिक दोनों ही हैरान थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि विराज ने कुछ ऐसा किया होगा। मतलब इसका मतलब साफ है कि माया विराज वाइफ अब नहीं थी। डैनी और सक्षम इस बात को जानकर बहुत ही हैरान थे मगर बहुत ज़्यादा खुश थे। वह दोनों आगे बढ़कर विराज को अपने गले लगा लेते हैं। उन दोनों के गले लगाते ही विराज भी उन दोनों को गले लगा लेता है और उससे भी एक रिलैक्स महसूस होता है, क्योंकि जो बात वह कब से सोच जा रहा था आखिर में वह सच ही निकली कि वह रूही से वह प्यार करने लगा है। मेरा सक्षम और डैनी को अपना सगे भाई जैसा प्यार करता था। वह दोनों उसकी जान थे। वह सक्षम उन दोनों से अलग होकर कहता है साला तू तो बहुत बता का निकला, तो फिर से सिंगल से मिगल हो गया और हम लोग अभी सिंगल की सिंगल ही है। उसके बाद सुनकर डैनी भी सक्षम का साथ देते हुए कहता है तब नहीं तो क्या, इतना हैंडसम है, उसको कोई ना कोई लड़की मिल जाती है, पता नहीं हम दोनों को कब हमारे सपनों के राजकुमारी मिलेगी। उन दोनों की बात सुन के विराज अपने सर पर हाथ मिलाने लगता है और कहता है ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने जो काम दिया था मैंने वह किया, तुमने किया? उसके बाद सुनकर डैनी और सक्षम सीरियस हो जाते हैं और वह कहते हैं बेसमेंट में है दोनों। उसके उन लोगों की बात सुनकर विराज का चलो चलते हैं। उसकी बात पर सक्षम और डैनी भी विराज के साथ बेसमेंट में चले जाते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट। बेसमेंट के अंदर चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। वही दीवारों पर खून के चीते लगे हुए थे। वही 20 मिनट के बीचों बीच एक लाल रंग की लाइट जल रही थी। वही कुर्सी पर दो लोग बंधे हुए थे, एक पर विप्लव और दूसरे पर रूही की नानी थी। वह दोनों इस टाइम एक दूसरे को देखकर कहते हैं मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और हम लोगों को यहाँ पर ऐसे क्यों बांधा हुआ है? तो उसकी बात सुनकर रूही की नई की तरफ देखकर कहता है अनीता। रूही के नानी का नाम अनीता है। ये लोग पता नहीं क्यों हम लोगों को बंद के रखे हैं। 20 मिनट का दरवाजा खोल 3 लोग अंदर आते हैं। सबसे आगे विराज और उसके पीछे डैनी और सक्षम थे।
उन तीनों को देखकर लग रहा था जैसे कि कोई नर्क का देवता आ गया हो। उनको देख अनीता अपने थूक को निगलने लगती है। वहीं उन तीनों को देखकर विप्लव की तो हालात ही खराब हो गई थी, वह डर से कांपने लगता है। वहीं मेरा आज मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास आकर कहता है, क्या बात है, काफ़ी करीब है आप दोनों। लगता है विराज ये सब बहुत डेंजरस वॉइस में ये सब बोल रहा था। वही अनीता जी थोड़ी हिम्मत करके कहती है, हम लोगों को क्यों यहाँ पर उठा रखा है, हमारी गलती क्या है जो हमें यहाँ पर लाकर रखा है, हमने तो कुछ गड़बड़ भी नहीं की है। उनकी बात सुनकर विराज कहता है, आपने क्या यहाँ कर रही है, आपको पता नहीं है क्या। तो उसकी बात सुनकर अनीता जी थोड़ी हिम्मत करके कहती है, मैं तो बस अपनी नाती की शादी करने आई हूँ। तो उसके बाद सुनकर विराज कहता है, अरे हाँ, आप शादी भी तो करने आई है, वह भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उनकी बात सुनकर अनीता का चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है। वह भी विराज के सामने थोड़ी पैनिक करने लगती है और इस टाइम डर और घबराहट से काँप रही थी। विप्लव बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, इन सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है मुझे। बोलकर वह अनीता की तरफ इशारा करके कहता है, मुझे तो रूही पसंद थी मगर ये तो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ रखना चाहती थी, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये सब रोते हुए बोलता है मैं। विराज उसके मुंह से रूबी नाम सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह आगे बढ़कर मतलब की जीप पकड़ लेता है और अपना हाथ डैनी के सामने करके कुछ इशारा करता है, जिसे समझ के डैनी उसके हाथ में एक चाकू रख देता है। मेरा आज बड़ी बेदर्दी से मतलब की जुबान काट देता है, जिससे वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। वही यह सब देखकर अनीता जी की चीख निकल जाती है और वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वह डर के मारे कांपने लगती है। वही विप्लव की जुबान काटने के बाद विराज अपना चाकू से उसकी गर्दन भी काट देता है और विप्लव वही मर जाता है। वही वह अपनी नज़र अनीता जी के तरफ करता है, जिससे देखकर अनीता जी और भी ज़्यादा डर से कांपने घबराने लगती हैं। वही विराज उनके तरफ आगे बढ़ रहा था, उससे पहले ही वह कुछ करता है उससे पहले अनीता जी अपने आप दम तोड़ देती हैं, जिसे देखकर विराज सक्षम को कुछ इशारा करता है, जिसे समझ के सक्षम अनीता जी के पास जाकर उनके हाथों की नस चेक करता है। फिर वह बोलता है हार्ट अटैक आया है। फिर वह उनके ब्रेथ चेक करते हुए कहता है मर गई है। तो उसकी बात सुनकर विराज कहते हैं, इन दोनों को टाइगर को दे दो, वह खा लेगा। उसके पास उनका सक्षम और डैनी सर हिला देते हैं। वहीं विराज वहां से चला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ माफिया एंडलेस लव।